ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाना है तो कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एनर्जी जितना रिलीज होगा दोनों जो ऑर्बिट्स थे उनका जो एनर्जी था उसके डिफरेंस के बराबर होगा। अगर हम उसके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे भेजना चाहते हैं यानी एक्साइटेड करना चाहते हैं, तब अगर हम एनर्जी देते हैं तब भी वो उतना ही एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा जितना की डिफरेंस है, और जितना डिफरेंस वो एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे छलांग लगाएगा। तो हम लोगों ने देखा था, हाँ सर जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगा वो क्या वेस्ट हो जाएगा? देखेंगे क्या होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली में वो जो होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो खैर फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा था कि 1/λ इक्वल टू आया था हमारा RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। N1 को हम लोगों ने बोला था लोअर ऑर्बिट का जो भी नंबर हो, और N2 जो था हायर ऑर्बिट था। ठीक है, यहाँ पे N1 याद रखना है, कभी कभी होता है क्वेश्चन में N1 दिया रहता है कि जिस ऑर्बिट से हम फेंक रहे हैं उसको N1 बोल देता है, और जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको N2 बोल देता है। तो इसलिए फॉर्मूले में और क्वेश्चन में N1 N2 पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे N1 बोल रहे हैं हम लोग लोअर ऑर्बिट को। ठीक है, यानी कि हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि ये लैम्डा है उसके लिए कि जब हम लोअर से हायर फेंके या हायर से लोअर फेंके इतना ही वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो ये हमको पॉजिटिव मिलेगा, ये बात को ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये nth एनर्जी लेवल है, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ऐसे ही करते करते ये n तक गया है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा nth सेल में होगा तो उसको अगर 1 पे आना होगा तो कितने तरीके से आ सकता है, यानी कि अगर वो n से किसी लोअर ऑर्बिट पे आना हो तो कितने तरीके से आ सकता है, कितना मैक्सिमम स्पेक्ट्रम हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth सेल टू n=1, या फिर 6 तरह किसी से। भी लोअर के लिए n दे हैं तो n के टर्म में आएगा ना, nth सेल टू लोअर सेल। ठीक है, लोअर किसी भी सेल के लिए अगर हम बोल रहे हैं, मोस्टली हम लोग ये n=1 हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए कितना हो सकता है। तो अगर आएगा तो यहाँ से है तो यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, n=4 ले लेते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगा। यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, जब हो सकता है कि जब यहाँ आए तो यहाँ से फिर इस पे आए, यहाँ से फिर इस पे आए, ऐसा। तो हमको टोटल n=अगर 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक तो डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं तो कितने स्पेक्ट्रम बना सकता है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे से आ सकता है तो डायरेक्टली 4 से 1 पे आ सकता है, या फिर 4 से 2 पे आए फिर 2 से 1 पे जाए। ठीक है, तो ऐसा केस पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा ही अगर n से 1 तक रहे तो हम कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं
nth state to maximum possible lines from nth cell to ground state। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग पूछा जाए तो n को हम लोग nc2 लिखते हैं, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, हम लोग को ये याद रखना है, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे 4 से 1 तक था, तो 4 इंटू 3/2 करेंगे तो हमको दिख रहा है कि 4 इंटू 3/2 जो आता है 6 आएगा। वही 5 रहता तो 5 इंटू 4/2 करते, या फिर स्पेक्ट्रम बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन एमिट फोटोन एमिट करेगा, या फिर मैक्सिमम कितना फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट फोटोन। ठीक है, फोटोन को एमिट कर रहा है, ऑफ कोर्स जो एनर्जी है वो फोटोन ही है, तो फोटोन कर रहा है तो मिनिमम कितना होगा और मैक्स। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो देख रहे हैं कि अगर ये 4 से डायरेक्टली 1 पे आ जाए, बीच में कहीं नहीं, 4 से डायरेक्टली 1 पे आ जाए, सिर्फ एक ही फोटोन, यानी कि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बीच जितना होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन आएगा वही फोटोन आएगा, यानी कि मिनिमम जो हो सकता है ये हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब वो एक एक स्टेप पार करते हुए आए, यानी कि 4 से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से इस पे आए, फिर यहाँ से ऐसे जाए। ठीक है, तो इस केस में 3 हो, यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब n से n-1 पे गया हो, फिर n-2 पे गया हो, ऐसे करते करते 3, 3 से 2, 2 से 1 पे गया हो। ठीक है, इस केस में जितना आएगा वही हमारा होगा, इसको काउंट करेंगे कितना आ जाएगा, काउंट करो, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो एमिट करेगा, तो n से n-1, एक, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ऐसे ही करते करते अगर काउंट करेंगे तो हम उल्टा काउंट कर रहे हैं, तो फाइनली अगर हम काउंट कर रहे हैं n से n-1, यानी कि ये 5 होता, तो 5 से 4 लिखते, 4 से 3 लिखते, 3 से 2 लिखते, 2 से 1 लिखते, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो 1 2 ठीक है, जो मिलेगा n-1 मिलेगा। यानी कि हर लाइन पे अगर जंप करता हुआ आएगा, यानी कि 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो हर बार एक एक फोटोन को रिलीज कर रहा है, तो इस केस में वो मैक्सिमम रिलीज कर सकता है, जो है मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हैं या पॉसिबल लाइंस पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि पॉसिबल लाइंस, इतने पॉसिबल लाइंस हैं, लेकिन इतने फोटॉन्स वो रिलीज करे ऐसा जरूरी नहीं। फोटोन क्या रिलीज करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बार में एक कर सकता है, और मैक्सिमम हर बार ऐसे जाए तब कर सकता है, बाकी किसी के लिए भी कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है वो n-1, यानी कि 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 पे है तो 5, यानी कि जिस भी से है वहां से एक कम नंबर जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स वो इमिट कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आने में इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स वो इमिट हो सकता है। ठीक है, ये चीज, ये दोनों जो है फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में स्पेक्ट्रम पता होगा कि क्या होता है, फिर भी रिवीजन कर लो, इनडायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतने लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें लिखते हैं थर्ड में तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें लिखेंगे तो -0.85 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये -0.54 आएगा और इन्फिनिटी पे ये एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं, थोड़ा लाइन और लंबा करना था, चलो देखो, जैसे कि अगर कहीं से भी, ठीक है, यहाँ से लाइन इस पे आए, यहाँ से इस पे आए, इस पे से इधर आए, यानी कि अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर कहीं से भी इस सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, हम तीन ही बना रहे हैं, इस पे आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो? बामर सीरीज। बामर, ठीक है। यानी कि अगर कहीं से n1 पे आए, यानी कि अगर हम इधर लिखें n से 1 पे अगर आता है, n से किसी भी n से n इक्वल टू 1 पे आता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइमन, ठीक है। अगर वही n से किसी भी कहीं भी n हायर से ही आएगा, लोअर से नहीं आएगा, 2 पे आता है तो इसको बोलेंगे बामर, ठीक है। तो वैसे ही थर्ड पे आएगा तो पास पाश्चन सीरीज। बोलो, पाश्चन पाशन, सीरीज। ठीक है। ठीक है, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट। ब्रैकेट, और इस बात आता है तो क्या बोल, फंड सीरीज, ब्रैकेट के बाद ठीक है। क्यू फंड सीरीज। हाँ, पी साइलेंट होता, ठीक है। तो वही n से अगर n इक्वल टू 3 पे आएगा तो बार के बाद पासन, फिर n से हम n इक्वल टू 4 पे जाएंगे, ब्रेक, ठीक है। याद रखना है ये वाला चीज, क्योंकि हम लोग को वेवलेंथ फाइंड करने के लिए है। अगर हम n से सर आवाज n कट इक्वल टू 5 पे जाएंगे तो फंड सीरीज, ठीक है। तो अगर हम किसी भी हायर ऑर्बिट से इस सब ऑर्बिट पे जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हम वेवलेंथ पाते हैं, जो स्पेक्ट्रम पाते हैं, उसके ऊपर इन लोगों का जो वेवलेंथ फाइंड करे, और इन लोगों ने अपना अपना नाम दे दिया है, ठीक है। तो एनर्जी याद रखो, एनर्जी डिफरेंस याद रखोगे तो आराम से, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी हायर ऑर्डर से 2 3 4 5 से 1 पे जाएंगे तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। किसी भी हायर ऑर्बिट से हायर ऑर्डर से 2 पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग बामर, लाइमन, बामर। फिर थर्ड पे आते हैं हायर से तो पास्कन, 4 पे ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज, ठीक है। तो ये चीज है, अगर हम लोग देखें जैसे जैसे हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो फॉर्म करता है, इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमको मिलता है उसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। सर ये यानी कि अगर हम साइंटिस्ट का नाम है क्या? हाँ, जो साइंटिस्ट ने वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिया उसके नाम पे, ठीक है।
तो इसी चीज को अगर वेवलेंथ के टर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एक लाइन में, मान लेते हैं कि इधर एक स्ट्रेट लाइन है, इधर हम बोल रहे हैं कि इधर वेवलेंथ है, ठीक है, इधर वेवलेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा बुक में देखोगे कि ऐसा एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करा हुआ मिलेगा, ऐसे ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ रहता है, स्पेक्ट्रम ऐसा ही मिलता है हम लोग को, तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आता है 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग, वही शुरू हो रहा है लाइमन से, तो लाइमन बोलेंगे। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगा। वैसे ही यहाँ पे जब आता है 365 से, याद नहीं रखना हमको, बस ऐसे ही जनरल है, 656 नैनोमीटर में ही है, इसको बोलेंगे बामर। इसमें विजिबल आ जाएगा। हाँ, विजिबल इसी रेंज में आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इधर से जो जाता है उसको बोल देते हैं पास्कल, ठीक है, ये 820 से कुछ 1875 होता है, ठीक है, इसी के आगे ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका वेवलेंथ देख रहे हैं कि हम कम है, ठीक है, इसका वेवलेंथ जो है कम है, अल्ट्रावायलेट ये सब इधर आता है। इसमें अगर देखते हैं तो विजिबल आ जा रहा है बामर सीरीज में, पास्कन वाले में देख रहे हैं तो इंफ्रारेड आ रहा है। तो इंफ्रारेड जो हम लोग पढ़े थे इस सीरीज में, हम लोग देखते हैं कि इंफ्रारेड फिर और हायर जाएंगे तो रेडियो आएगा, माइक्रोवेव आएगा, तो सब चीजें रेंज इस सब में आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है किस ऑर्बिट से किस पे जा रहा है, तो इस वेवलेंथ को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो फोटोन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो किस रेंज में, ठीक है। तो बामर सीरीज में ध्यान रखते, बामर में के आसपास में इसमें क्या है, विजिबल है, इसमें होता है इंफ्रारेड, ठीक है, और 91 नैनोमीटर ये सब में आ जाता है हमारा अल्ट्रावायलेट ये सब, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और सीरीज याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग को दे देता है डायरेक्टली कि ब्रैकेट सीरीज है, 4 से जाना है, तो ब्रैकेट याद रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। लाइमन है तो कहाँ से कहाँ जाएगा, कोई भी हायर ऑर्डर दे देगा, लोअर ऑर्डर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। लाइमन है तो लोअर ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है, ब्रैकेट के लिए लोअर 4, फंड के लिए 5। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग का लगभग टॉपिक खत्म हो गया है, इसमें अब एक चीज बच गया है, कोलिजन। लिखा है लैम्डा ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is 6563 angstrom. Find the lambda of first member of Lyman series. ठीक है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट मेंबर बोल रहा है, तो फर्स्ट मेंबर यानी कि फर्स्ट लाइन जस्ट अबव वाला बामर के लिए क्या हो जाएगा, 2 पे आना है, तो पहला कहाँ से आ सकता है नजदीक, 3 से। सॉल्व करके जल्दी से बताओ।
सर 1216। ठीक है 1216। चंदन हो गया। सर कैसे निकाले नहीं समझे। 1 अपॉन लेमडा बामर के लिए हम बी लिख रहे हैं, तो इसके लिए आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1। n1 क्या है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यही आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बोल रहा है फर्स्ट मेंबर, यानी कि इसके लिए क्या हो गया, n1 हो गया। बामर के लिए तो n1 2 होता है, n2 जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 9 माइनस 4 5/36 आर जेड स्क्वायर, ये मिल रहा है। हाँ ऐसे ही अगर 1/λ लाइमन के लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4, ये मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आर जेड स्क्वायर। ठीक है, हमको ये चीज दे रखा है, ये फाइंड करने बोला है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो लेमडा एल ऊपर चला जाएगा, लेमडा बी नीचे रहेगा, और इधर आरजेड स्क्वायर कट जाएगा, 5/36 इंटू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ले रहे हैं, रेशियो लेके यहाँ से लेमडा बी का वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। समझ ठीक है, तो 1216 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। बोल रहे हैं फाइंड रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम and hydrogen like lithium atom। हो गया। हो गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है वही बाइंड होता है, कि दूसरा तो इन्फिनिटी तक भेजना है, तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट सेल का बात कर रहा है, यानी कि n = 1 हो गया। अगर
लिथियम का अगर हम बात कर रहे हैं तो 13.6 से तो कट जाएगा, यहाँ पे जेड ऑफ एच बाई जेड ऑफ लिथियम का स्क्वायर बचेगा, ये रेशियो बचेगा। तो हमको 1 बाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 1/9 दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ठीक है, ये सब बातें क्लियर होगी। हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन 1 करते हैं, Li2+ को बोलते हैं। ठीक है, तो सब केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ हम उतना कुछ में आयन निकाला जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा। अगर उसमें दिक्कत है तो बोलना है। and lambda of photon and show the transition on an energy level. ठीक है, ये क्वेश्चन को करना है, आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट इसमें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो है स्टेटमेंट ही रहता है, न्यूमेरिकली कुछ होता है नहीं। हो गया।
हो गया। सर इसमें बाल्मर सीरीज का बात हो रहा है ना? हाँ बामर सीरीज आएगा। देखो अप्रोच क्या होगा वो देख रहे हैं, अगर याद है सब कुछ तब तो आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, अगर एनर्जी लेवल डिफरेंस याद है तब तो आराम से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता कितना है, तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 होगा। ठीक है, जेड ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 1 है तो 1 रहेगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू अगर हम लिखेंगे फाइंड करेंगे तो ये 4 मिलेगा। ठीक है, अगर याद हो तो हम अभी ऊपर बनाए थे तो उस चीज को हमको याद है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम यूज कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ 5 तक याद ही रखना तो ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन आसान होता है। 13.6, 3.4, 1.51, 0.85 और जो है इन इससे डिफरेंस 10.0 10.2 आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी डिफरेंस है उसको भी याद रखोगे तो कैलकुलेशन आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो ग्राउंड स्टेट से ही हम लोग देखते हैं, ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 1। तो यहाँ तो आ गया n इक्वल टू 4। अब बोल रहा है कि एक्साइटेशन एनर्जी जो हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड केस में हमको देखना है, सेकेंड केस क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें हमको बोल रहा है n2 फाइंड करने। ठीक है, ये क्या है? ये तो इनिशियली है, इलेक्ट्रॉन इसमें है। अच्छा ये n2 है, ये n1 हमको फाइंड करना है अपने अनुसार। तो n1 अगर हम फाइंड करना है तो ये एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि अगर हम इसको फाइंड करना है तो बोलेंगे एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट प्लस ये एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी ये जो होगा वो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है इस सेल के लिए एनर्जी होगा, ग्राउंड स्टेट में था उसमें हमने उतना एनर्जी दिया तो उस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है -13.6 प्लस ये है 10.2 इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कि कितना आ जाएगा हमको, फर्स्ट सेकेंड देख लो तुम लोग कहाँ गया। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -3.4 आएगा। ठीक है, तो उस चीज को याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से जाएगा -3.4 इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर एन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है, ये 4 से 2 पे जा रहा है। बाकी अब जो भी कुछ पूछ रहा है हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा एनर्जी हमसे पूछ रहा है और लेमडा पूछ रहा है, तो 4 से 2 जाने में एनर्जी क्या होगा, तो हम यहाँ पे 2 का एनर्जी 3.4 है और 4 का एनर्जी 0.85 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करते हुए हम अब फाइंड कर सकते हैं जो भी पूछ रहे हैं। तो डेल्टा ये पूछ रहा है तो हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ कितना फोटोन रिलीज होगा, तो जो n इक्वल टू 4 था उसका माइनस एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 था उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस में होगा 85 माइनस माइनस प्लस 3.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आ जाएगा, कितना आ जा रहा है 40 इधर 45 यानी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गया। अब अगर हम एनर्जी फाइंड कर लिए हैं और लेमडा हमसे बोला जा रहा है तो हम बोले थे लेमडा के लिए डायरेक्टली यूज करो 12431 या फिर 00 बाई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो यंगस्टर्म में हमारा आंसर।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एंगस्ट्रम में आ जाएगा। एनर्जी मिल गया। अगर एनर्जी नहीं कैलकुलेट करना हो था, नहीं कैलकुलेट किए रहते, तब हम लोग 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर यूज कर लेते। लेकिन जब एनर्जी कैलकुलेट कर लिए हैं तब हम आसान वाला तरीका यूज करेंगे। ट्रांजिशन दिखाना है तो ट्रांजिशन दिखाना, अब क्या बात है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 1 है। कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो 4 से 2 है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन हो गया। तो बस क्वेश्चंस को समझ के उसमें क्या गिवन है, क्या हमको फाइंड करना है, ये चीज पता करना है, इसमें अहम होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लंबा लंबा रहता है लेकिन सवाल इजी रहते हैं। और अगर स्पेक्ट्रम वाला एनर्जी है याद रखते हैं तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है कि देख के पता चल जाता है कि कौन सा है। बोर्ड में लिखने के लिए तो स्टेप लिखना ही पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली कैलकुलेशन अगर करने जाएंगे तो हमको पता होगा कि आंसर क्या आएगा। और अगर पहले से हमको पता होता है तो करने में और भी आसान है। ये चीज है, ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद है हम लोग का एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, हम लोग तो बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर सेल, जिस भी सेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, उससे अगर हमको निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, तो हम लोगों ने बोला कि जो दो सेल के डिफरेंस एनर्जी है उतना एनर्जी अगर एटम एब्जॉर्ब करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है। यानी अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम, ये जो बोर मॉडल है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है, मोर कॉम्प्लिकेटेड के लिए वैलिड नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम हायर में भेजना चाहते हैं तो जितना वो डिफरेंस होगा एनर्जी का, यानी कि दोनों सेल्स के बीच का, दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा और वो लोअर से हायर में एक्साइट करेगा। तो एक्साइट होने के लिए एक तो हम लोग फोटोन एनर्जी दे सकते हैं, दूसरा जो है एटॉमिक कोलिजन, यानी कि हम अगर उसको किसी दूसरे न्यूक्लियस से कोलाइड करा दें या फिर न्यूट्रॉन से कोलाइड करा दें, जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे तो न्यूट्रॉन से कोलिजन कराते हैं, तो वही चीज है। तो कोलिजन में हम थोड़ा बहुत पहले का पार्ट रिवाइज कराना चाहते हैं कि जब हम लोग पढ़े थे कि अगर एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसका मास m, इसका मास m सिमिलर है, ये v वेलोसिटी से गया टकराया, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन होता है तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट वाला अब रेस्ट में आ जाएगा और ये जो रुका हुआ था ये v वेलोसिटी से जाने लगता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये सारे केसेस में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नो एनर्जी लॉस, इलास्टिक है तो नो एनर्जी लॉस बोलते हैं। लेकिन अगर इन इलास्टिक होता है तो कुछ कुछ एनर्जी लॉस में हो जाता है, यानी कि कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी जो होता है लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का अगर हम बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग 11th के कोलिजन चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम एंड अ न्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम एक न्यूट्रॉन, इसका भी मास m है, इसका भी मास m ही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, दोनों का मास लगभग सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लेट कंसीडर इलास्टिक कोलिजन।
ठीक है, यहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक होता नहीं है लेकिन इलास्टिक हम अज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये जो न्यूट्रॉन है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये v वेलोसिटी से जाने लगेगा। यानी कि इसके पास मास सेम है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बोले हम कि हाफ mv² है, ठीक है, लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए लगता है कि आगे इस रेफरेंस को हम यूज कर पाए, ठीक है, जरूरी नहीं कर पाओगे आगे जो है, ठीक है। तो स्टेशनरी था, इसमें अगर दिए तो ये भी लगा, मास सेम है तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ a² दैट इज इक्वल टू 24.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि इसमें लॉस इन को हेलो हेलो, यस सर, अब ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसमें नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, यानी कि नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी एनर्जी बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया है, जो भी उसको एनर्जी मिला वो सारा का सारा जो मूव करने लगा उतना वेलोसिटी से, नहीं उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतना आ गया, ठीक है। लेकिन बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक, जो कि रियली में इन इलास्टिक ही होता है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा? ये हमारे पास न्यूट्रॉन था, v वेलोसिटी से जा रहा था, ये हाइड्रोजन एटम था, रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन हमको क्या मिलेगा कि ये जो न्यूट्रॉन है ये किसी v1 स्पीड से जाने लगेगा और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, ये v2 स्पीड से जाने लगेगा। दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, मास सेम ही है, जो भी है, हो सकता है वेस्ट में भी रहे, कुछ भी हो, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉस होता है, ठीक है। तो अगर हम v1 v2 का अगर बात करें, ठीक है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर v1 v2 का बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बोले कि सेम मास होता है तो एक तो रुक जाता है तो रोक दें, तब भी अगर देखें, चलो हम रोक के देखते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि रेस्ट पे आ गया। तो अगर v2 अगर हमको फाइंड करना हो और बोलेंगे कि एनर्जी जो है आधा लॉस कर गया, या फिर एक चीज एज्यूम कर लेते हैं ज्यादा आसानी के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कर दे रहे हैं, ठीक है, समझना ही है। बाकी ई दे रखेगा, अगर हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहेगा तो ई वो ये करवा सकता है, लेकिन हमसे उतना करवाता नहीं, सिर्फ कंसेप्ट जानना है। तो ये v0 स्पीड से आ रहा था, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हम जानते हैं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे दोनों आपस में ऐसे चिपक जाएंगे, न्यूट्रॉन और प्लस हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक इसी स्पीड v' से जाने लगेगा। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, कंजर्वेशन से मोमेंटम कंजर्वेशन से mv0 इक्वल टू हो जाएगा 2mv,
यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा v0/2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर हमको दिख रहा है तो दिख रहा है हाफ m v0 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल दिख रहा है तो ये हमको दिख रहा है 1/2 इंटू 2m इंटू v0/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का आधा हो जा रहा है, यानी कि आधा एनर्जी जो है लॉस हो जा रहा है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो आधा एनर्जी जो है लॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो डेल्टा ई है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहीं पे बात समझना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई 2 के बराबर ही होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम मान रहे हैं 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखे हैं, 5/2, ठीक है, तो ये 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिला डिफरेंस फर्स्ट केस में। अब यहाँ केस जब इलेक्ट्रिक लिए थे तब टोटल एनर्जी का एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम में चला गया था, लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जब बॉडी के कोलिजन का बात करते थे तो वहां बोलते थे कि वो हीट में चला गया। ठीक है, दो पार्टिकल्स था, दो बॉल वाल ये सब टकराता था, तो ये जो लॉस इन एनर्जी होता था उसको हम बोलते थे हीट के फॉर्म में चला गया। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, पार्टिकल जो बहुत डेंस होता है, बहुत डेंसिटी हाई होता है, उसके कोलिजन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, डाल्टन का ये एजम्पशन ही था शुरू में ही, या फिर हम लोग आगे भी जम करते हैं तो एटम्स को हम स्फेरिकल मानते हैं और वेरी डेंस मानते हैं। ठीक है, अब उसमें हम डिफॉर्म कैसे कराएं? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल हो जाता है एटम। डेंस मानते हैं, हाँ, एटम्स को लोग डेंस मानते हैं। तो उसका डेंसिटी हायर इन होता है, न्यूक्लियस की अगर बात करें तो और हायर होता है, वो तो बहुत ज्यादा छोटा खाली रहता है ना। हम हाइड्रोजन लाइक एटम से सबका अगर देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा का जगह ही नहीं है, न्यूक्लियस ही लगभग रहता है। ठीक है, हाँ, और एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक लेवल पे उसमें जगह खाली होता है, लेकिन एक बड़े ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें तो उसमें उतना जगह खाली नहीं होता है। यस। ठीक है, कंपैरिजन का बात हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम डिफॉर्मेशन उसमें हम नहीं मान सकते हैं। इतना छोटा बॉडी के कोलिजन में अब उसमें भी हम डिफॉर्म करें। ठीक है, जब ये सब चीज हुआ तब तो एटम को ही सबसे स्मॉलेस्ट माना जा रहा था, लेकिन बाद में न्यूक्लियस को सबसे स्मॉलेस्ट कहा जाने लगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी कि अगर हम डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे हीट लॉस अगर कहेगा कोई तो हीट लॉस में ये जा रहा है, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि डिफॉर्मेशन इन एटम्स, आयोनाइज एटम्स है, इज नेग्लिजिबल। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होता था वो डिफॉर्मेशन से ही होता था कि दो बॉडी था अपना शेप डिफॉर्म करता था, उसी में रिफॉर्म और डिफॉर्म होने के बदले में ही हीट प्रोड्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है नेग्लिजिबल है, इसलिए हम बोलते हैं कि हीट लॉस नहीं हो। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ?
तो इसके लिए कहा जाता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम, यानी कि अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो लॉस जो है एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। कितना है 12.25, लेकिन 12.25 है, लेकिन अगर हम एनर्जी एब्जॉर्प्शन का बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हमने देखा था, ग्राउंड स्टेट ये सेकेंड ये थर्ड, तो इसके बीच का डिफरेंस अगर देखे थे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये -13.6 था, ये 1.51 आता है। तो इन दोनों का बीच का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जा रहा है 1.51 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 9 11.99 यानी लगभग हम 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है 09 आता है सर, ठीक है, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं, 12 ऐसा कुछ, हाँ 09 नहीं आएगा गलती, ठीक है, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो अगर उससे फिर ज्यादा आ जाता है 13 के आसपास आ जाता है, तो इसलिए हम ये दोनों को ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एनर्जी है यहाँ पे 12.25 है, तो इतना ही एनर्जी है। वो एनर्जी लॉस में क्या ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो या तो ये 10.2 एब्जॉर्ब कर सकता है या 12.09 एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, इसमें से क्या एब्जॉर्ब कर सकता है 10.2 या फिर 12.01, ठीक है, यहाँ पे इनइलास्टिक माने हैं, दोनों साथ साथ गया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ऐसा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करा तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो उसका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो ये चीज बात को क्लियर रखना है कि जो लॉस गया है वो एब्जॉर्ब होगा, अगर वो 10.2 एब्जॉर्ब करा है, यानी कि यहाँ पे केसेस फर्स्ट, if hydrogen atom absorbs 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, ठीक है, 10.2 अगर उसने एब्जॉर्ब करा होगा तो इतना एनर्जी जो है उसके एक्साइटेशन में गया है, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी क्या हुआ, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। अगर वही हम केस 2 बोल रहे हैं, इफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पॉसिबल केसेस है कि इस केस में इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ एक्साइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हम किसी न्यूट्रॉन को कोलाइड करा रहे हैं तब भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो रहा है, और वो एक्साइटेशन कैसे हो रहा है, तो जो इन इलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है हाइड्रोजन एटम के द्वारा, और हाइड्रोजन एटम जो है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो 10.2, यानी कि दो लेवल के बीच के डिफरेंस को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि बाकी का बचा हुआ एनर्जी जितना भी होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी को गया होगा, ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसलिए समझाएं ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं तुम लोग के लिए मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, किसके काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, क्या होगा, कैसा होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने में लगा है, काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल
ये होगा 24.5 माइनस 10.2। ठीक है, यानी कि दोनों का वेलोसिटी सेम सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग वेलोसिटी। भले ही हम ऊपर मान लिए इनइलास्टिक, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा और अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हों। ठीक है, ये 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे 12.09 है, तो रेस्ट ऑफ द जो एनर्जी बचा वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में गया होगा, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन चिपक नहीं गया होगा, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख के वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना कैलकुलेशन हमसे नहीं कराता है, तो थ्योरेटिक हमसे पूछता है एनर्जी कितना किसको गया, कहाँ गया, कैसे गया। तो इस कहानी को याद रखना है कि एनर्जी कहाँ है, कैसे गई। ठीक है, बोलो इसमें और कोई दिक्कत है तो। इतना बात क्लियर है। थोड़ा बहुत इसी का एनर्जी का जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोलिजन वाला, या न्यूक्लियर वाले में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्यू वैल्यू ये सब चीजें। तो वहां भी जो है ऐसे ही जब एटम टूटता है तो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, तो क्यू वैल्यू से रिलेट करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक कोलिजन में इतना बात ध्यान रखना है कि अगर दो पार्टिकल्स, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन ले रखे हैं, एक न्यूट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है, तो कोई भी दो पार्टिकल्स हमसे कहा जा सकता है। अगर दो पार्टिकल हमसे कहा जा रहा है तो वो दो पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो एक एटम होगा, एक कोई और पार्टिकल कहेगा। तो जो एनर्जी है, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, उसका कुछ पार्ट, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना कर सकता है, तो उसका पार्ट जो है वो एटम एब्जॉर्ब करेगा। और एटम अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्साइट हो रहा होगा, यानी कि एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, अगर डिफरेंस के बराबर होगा तो। अगर 13.6 होता तो मे भी वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम छोड़ के भाग जाता और एटम आयोनाइज हो जाता, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता तो बाहर निकल सकता था। लेकिन यहाँ पे 12.525 आ रहा था, तो वहां पे हम देखे तो उसमें यही दो लेवल पॉसिबल था, या तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जा सकता है, या फिर 1 से 3। तो यहाँ पे एक्साइटेशन करने के लिए हम लोगों ने दो तरीका देखा कि एक तो या तो फोटोन एनर्जी हम उसको दें, या फिर किसी और पार्टिकल से कोलाइड कराएं। ये कोलिजन वाला हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो एक्सरे में ऐसा ही कुछ हुआ था, इलेक्ट्रॉन आके टकराया था और सेल से इलेक्ट्रॉन जो है टूट के बाहर निकला था। ठीक है, तो उसमें जो था आयोनाइज हम लोग कर दिए थे, यानी कि उस केस में जब हम लोग एक्सरे वाला केस पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से ही निकाल दे रहे थे, यानी कि वहां पे हम बोल रहे थे वो आयोनाइज हो गया है, यानी कि जो एटम जिसका बात कर रहे थे वो आयोनाइज हो रहा था, यानी कि उसका एनर्जी उसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा प्रोवाइड करे हों। ठीक है, हैवी एटम था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एनर्जी थोड़ा कम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम, ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो मॉड्यूल मिला है तुम लोग को, उसमें से खत्म करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, मैटर वेव और ये। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 4 टॉपिक
खत्म करने हैं। और क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। तुम लोग में जो दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला चैप्टर दिया है, मॉड्यूल जो मिला है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही पहले खत्म करो। फिर एक्सरे दिया हुआ है तो एक्सरे को भी खत्म करना ही है। एक्सरे के बाद रेडियो एक्टिविटी दिया है तो रेडियो एक्टिविटी ये रहने देना है अभी। न्यूक्लियर फिजिक्स पे भी रहने देना है, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। सब छोटा छोटा टॉपिक है तो तुरंत तुरंत खत्म होगा। मैटर वेव है उसको खत्म कर लेना है। और पॉजिटिव रेज करके एक टॉपिक दिया है उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसमें जो है अब तक जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं उसी चीज का एक जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार रीडिंग डाल लेना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और उसको भी कर ही लेना। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो ही गया। ठीक है, नहीं कि हमारे मॉड्यूल जो मिला है उसके अनुसार हम लोग को न्यूक्लियर फिजिक्स और ये रेडियो एक्टिविटी दो चीजें करना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 2 से 3 लेक्चर लगेगा, रेडियो एक्टिविटी भी 2 से 3 लेक्चर। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स खत्म होगा तो सेमीकंडक्टर पहले खत्म करेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, तो इसको बनाओ और जहां भी दिक्कत आ रहा है उसको पूछ लो। ठीक है, तो संडे तक कंप्लीट करो। उसके बाद नहीं होगा तो जितने भी डाउट्स होंगे उसको एक दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स अलग से पढ़ाया हुआ है ना? कम्युनिकेशन सिस्टम तो हट गया है पिछले साल से। हट गया है। हाँ, सीबीएसई से ही हट गया है 12th से। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स भी छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है हम लोग का। और उसमें भी रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन जो है केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर है, यानी केमिस्ट्री डिटो दिखेगा कि वही सब चीजें चल रही हैं। तो बाकी पहला पार्ट में थोड़ा बहुत है, पता नहीं वो भी केमिस्ट्री में होता है कि नहीं, हमको ध्यान नहीं है, फिर भी देखेंगे। और वो खत्म हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में अभी तक जो भी कुछ पढ़े हैं उन सब का बहुत यूज करते हुए एक नया कहानी है, उसमें नया एलिमेंट है, ये है, इंटरेस्टिंग लगेगा। और उस तो एनसीईआरटी मस्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर इन सब के लिए एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, फिर इन सबको कंप्लीट करो, जो भी डाउट है उसको भेजते रहो। एक दिन जब ज्यादा हो जाएगा तो एक दिन सिर्फ वही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है सर।